नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव कुमार सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। इस बार का सत्र कई मायनों में खास है। उच्च सदन राज्यसभा का ये 258वां सत्र है। उच्च सदन के लिहाज से शीतकालीन सत्र का पहला दिन बेहद खास रहा। आज राज्यसभा में नए सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन का पहली बार संचालन किया, तो लोकसभा में भारत के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने पर चर्चा हुई। क्या कुछ रहा पहले दिन संसद के लिहाज से अहम, अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे। सदन दिन भर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के रूप में संभाला कार्यभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में नए सभापति की तारीफ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर दिया अहम बयान। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का जिक्र करते हुए कहा, लोकतांत्रिक शासन में जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना जरूरी। आजादी के अमृतकाल में G20 की अध्यक्षता का वैश्विक दायित्व मिलना गर्व की बात। लोकसभा अध्यक्ष का बयान। प्रधानमंत्री की सभी सदस्यों से सकारात्मक सहयोग की अपील। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का प्रयास सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना। सरकार ने लोकसभा में समुद्री लूटपाट की रोकथाम से संबंधित विधेयक किया पेश। विदेश मंत्री ने कहा कि IPC और CRPC में समुद्री क्षेत्र में डकैती से होने वाली समस्या से निपटने के लिए नहीं था कोई प्रावधान। सदन दिन भर में आज शुरुआत करेंगे राज्यसभा के साथ। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में उच्च सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हुए कहा कि आप जमीन से जुड़े नेता हैं और राज्यसभा को इसका फायदा मिलेगा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप भूमिपुत्र हैं, संसदीय परंपराओं को आप बखूबी समझते हैं। इसके अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति का स्वागत किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज्यादा 74 सीटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सीटिंग्स हुई। हाउस में सीटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। खास करके जो छोटे पार्टी हैं उनको 2-3 मिनट समय मिलता है। हम भी कभी कभी कुर्सी में बैठते हैं एज वाइस चेयरमैन। दिस टाइम ऑल्सो यू हैव मेड मी वन ऑफ द वाइस चेयरमैन इन द पैनल। सो छोटे पार्टी के लिए बहुत दर्द होता है, महसूस करता हूं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है।
तो इसलिए इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए समय। Sir, we hope that the coming days would be very bright. Sir, India is the largest democracy and the parliament is the debating forum. And you asked me when I met you first, what is the way to avoid members to come into the well of the house? So you have inferred rightly what is happening here than what should not. So I told you very simply, if we are heard, we won't be compelled to come to the well of the house. Beautiful. Being a farmer, coming from the rural area, I used to take a lot of time on the subject of farming community, on the subject of rural development. But unfortunately, the time fixed only 2 to 3 minutes. आपका सफ़र, जीवन का सफ़र एक बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। You are a distinguished man of law who is presiding on the highest house of lawmaking. And as the distinguished man of law presiding over the house of lawmaking, आपकी जो rich experience है, जो vibrancy है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं, इसीलिए मैं मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूँगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय भीम, जय भारत। श्रीमान जी, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति और इस सभा के अध्यक्ष के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बहुत ही सुचारू रूप से ये सदन चलेगा, ऐसी पूरी आशा है। श्रीमान जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से हैं, आपने बड़े संघर्ष किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पिछले 35 साल से जानता हूँ। श्रीमान जी, मैंने आपका वो सफ़र देखा है कि आप किस प्रकार से आपने सभी बाधाओं को पार करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल किया। आप एक ट्रू कर्मयोगी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जब आपके यहाँ गरीब मुवक्किल आते रहे होंगे तो उनके प्रति जो आपकी हमदर्दी रहती होगी, उस हमदर्दी को रखते हुए आप छोटे छोटे दल के लोगों को अधिक समय देकर आप गौरवान्वित करने का अनुभव प्राप्त करेंगे, यह आपसे मेरा निवेदन है। जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ होते हैं, या तो गवर्नमेंट के आदेश या फैसले या कोई बिल जो आ रहे हैं उनमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो आम लोगों के हितों को एडवर्सली प्रभावित करने जा रहे होते हैं, तब जनता जिनके हम प्रतिनिधि हैं उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी बात को यहाँ बैठे हुए लोग कहें, और अगर इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये साइलेंट नहीं बैठ सकते। राज्यसभा एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी राज्यों की दिक्कतें बता सकें। दुर्भाग्य ये है कि आजकल सुनवाई कम होती है और आरोप ज़्यादा लगते हैं। तो आपसे, आपकी तरफ देखकर मेरी बस यही उम्मीद रहेगी कि आप इस पर संज्ञान लेंगे, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलेगा। ये लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको एक कभी कभी प्रेशर कुकर में जैसे स्टीम छोड़ा जाता है, वैसा आप अगर उसको मॉड्यूलेट करेंगे तो निश्चित इस सदन को दोनों बाजू से आप चलाने में बहुत सफल रहेंगे। इतना मैं आपको जरूर विश्वास देना चाहता हूं। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर,
हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। सभापति के रूप में उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए अपने पहले संबोधन में एनजेएसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां नियमबद्ध ढंग से किए गए संवैधानिक उपाय को इस प्रकार न्यायिक ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया हो। This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015 by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the Parliament now for over 7 years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I'm sure it will do so. राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निभाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। लिखा हुआ Our endeavor in a difficult global situation is that the welfare of the Indian people is ensured, however challenging the circumstances. This may be in exceptional situations like Operation Ganga in Ukraine, or the ability to access key necessities like energy and fertilizers on affordable terms. Or indeed, in concluding migration and mobility partnerships as we have just done with Germany. Indian foreign policy is there to serve the Indian people. We will do whatever it takes to discharge that responsibility. It could be in ensuring international support for our policies or in the acceptance globally of our interests and objectives. These may be difficult times, but it is also an occasion to display our leadership and make a strong contribution to global peace, stability, growth and security. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि लुप्त हो रहे वन्य जीवों और संपदा की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच 1976 में एक संधि हुई है और भारत भी उसका सदस्य है। उन्होंने कहा कि इस संधि के तहत हर देश को अवैध व्यापार को रोकने एवं संबंधित नियमन के लिए एक कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। हमने पिछले दिनों में अभी हमारे देश में विशेष रूप से टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है
कि दुनिया का जो 70% जो वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर है वो हमारे देश के अंतर्गत है। अभी हमारे एस्टिमेशन का कार्य चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ भारत ने 1950 में जो हमारे यहाँ से चीते विलुप्त हुए थे उनको वापस लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसको इकोलॉजिकल रॉन्ग जो हमारे देश में हुआ था, इकोलॉजिकल हार्मनी को स्थापित करने के लिए कार्य किया है। As you rightly said, sir, that it is correct that law-calm amendments are necessary. But when we make these laws, we also should not lose opportunities, which the law gives us to make an intergenerational future. क्योंकि हम जो law आज बना रहे हैं, this is not only for us, it is also for the future. Our children are going to enjoy this law. Not only the law, the environment of which creates out of this law. तो मेरा यही कहना है, while nobody will be objecting to this bill per se, but there are so many gaps in this bill. Sir, there is a conflict of interest between Forest Right Acts and the Wildlife Protection Act. Protection of wildlife is important. At the same time, protection of the forest rights of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers living near the protected wildlife zones. A near total ban on grazing, coupled with the system that undo the FRA has made life difficult of locals, stripping them their rights. महोदय, कुछ चीजें अंत में बात करके मैं बात समाप्त करना चाहूँगा अबाउट द वर्मिन स्पीसीज। वर्मिन स्पीसीज आप सभी परिचित हैं, नीलगाय। इट इज नॉट अ गाय, इट इज नॉट फ्रॉम ए बोवाइन फैमिली, इट इज ए एंटीलॉप। इसी तरह से वाइल्ड बोर, तो इसमें प्रोविजन है वर्मिन का, वर्मिन डिक्लेयर करने का, लेकिन अभी जो तमाम है कि परमिशन मिल जाएगा, तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं जिससे उसका पालन नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस एक्ट में जो वर्मिन स्पीसीज हैं उसके बारे में क्लियर कट डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को जो खेती का नुकसान हो रहा है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने और 2023 में शिखर सम्मेलन के भारत में प्रस्तावित आयोजन को देश के राजनयिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे देश समृद्ध, बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोकतंत्र की शक्ति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के G20 समूह का अध्यक्ष बनने पर सरकार और देशवासियों को सदन की ओर से बधाई दी। भारत ने दिनांक 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों के समूह के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में यह महत्वपूर्ण वैश्विक दायित्व मिलना हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। इस महान उपलब्धि के लिए मैं सदन की ओर से भारत सरकार एवं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को मुलायम सिंह यादव और 8 पूर्व सदस्यों के निधन के बारे में सूचित किया। लोकसभा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और 8 पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में समुद्री लूटपाट की रोकथाम से संबंधित विधेयक पेश किया। वहीं कई विपक्षी दलों विधेयक से मृत्युदंड का प्रावधान हटाने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा। India does not have a specific law or legal provision in the IPC or the CRPC on piracy. This bill, along with the amendments, would provide
an effective legal instrument to combat piracy, not only in our territorial waters, but in the EEZ and the EEZ, but also on the high seas. India's security and economic well-being is inextricably linked to the sea, and maritime security is a prerequisite, with more than 90% of our trade with the world taking place through sea routes and more than 80% of our hydrocarbon requirements being seaborne. The security of our sea lanes of communication is critical to our national well-being. India is also one of the largest providers of seafarers in the world. We are a signatory to the UNCLOS 1982, which was ratified in 1995. The passing of this bill fulfills the expectation of this convention for cooperation in repression of piracies in the high seas. बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल जो इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने यह बिल पेश किया। इसे लेकर विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि इस विधेयक के प्रावधान राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी is a state subject under 7th schedule via NT 32 of the state list in India in the Constitution. It has been already inserted. So it is basically a state subject. Absolutely that you are also raising a very pertinent argument which also needs to be delved into. But here in this issue, so there is a clear indication that the central government has been encroaching upon the territory of the state government. एक राज्य में जो सहकारिता की सोसाइटी काम करती हैं वो राज्य की होती हैं और एक राज्य से ज़्यादा में जो काम करती हैं वो मल्टी स्टेट होती हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि खंड 6 में राज्य सहकारी समितियों के बहुराज्य सहकारी समिति में विलय का प्रावधान पहले से है, परंतु ये राज्यों के सहकारी सोसाइटी में नियमों के अधीन ही है। 2002 के अधिनियम में भी राज्य सोसाइटियों के बहुराज्य सोसाइटी में परिवर्तन करने का प्रावधान पहले से ही आप यहाँ है। सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।